मैं हूँ आरजे तनु। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी, प्यार की परिभाषा। आदत थी सोनालिका की नहाते वक्त जोर जोर से पुराने फिल्मी गाने गाने की, पर आज बिल्कुल चुपचाप जल्दी जल्दी फ्री होने की कोशिश कर रही थी। अपने बेपरवाह रवैये से खुद ही बखूबी वाकिफ जो थी। बार बार अलार्म बंद करके तब तक सोना जब तक देर न होने लगे, फिर जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस जाना। जब तक घर पर थी तब तक तो माँ पीछे पीछे लगकर उसके मुंह में ही खिलाती रहती थी, पर जब से जॉब करने के लिए दूसरे शहर गई थी तब से सुबह का नाश्ता तो रेडीमेड चीजों का ही होता था, और लंच ऑफिस कैंटीन में। माँ रोज फोन करके ना पूछती तो डिनर भी ऑनलाइन ही आ जाता। माँ जितना ख्याल तो कोई और नहीं रख सकता, पर हाँ पूरी कोशिश जरूर करता था सोमेश, सोनालिका के घर का उसका पड़ोसी, बचपन का साथी और शायद अब का बेस्ट फ्रेंड। रोज उसके 3-4 मैसेजेस तो आ ही जाते, एक गुड मॉर्निंग का, एक गुड नाइट का और एक आध और खाना खाया, क्या खाया, कितने बजे खाया। पर सोनालिका अपनी व्यस्तता नहीं अस्त व्यस्तता के कारण टू द पॉइंट ही मैसेज करती, पर जब घर पर मिलते तो खूब सारा समय साथ में बिताते और हमेशा प्लान करके ही एक ही वक्त पर छुट्टियां लेकर घर जाते। दशहरा आने वाला था, घर जाना था, वही प्लान करने के लिए सोमेश से फुर्सत निकालकर बात करनी थी, इसीलिए आज जल्दी जल्दी काम निपटाए जा रहे थे। पता था जब फोन करूंगी तो पहले तो ढेर सारी शिकायतें सुननी पड़ेंगी, मनाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। फोन क्यों नहीं करती, मैसेज भी ठीक से नहीं करती, मैं ना मैसेज करूं तो तुम तो भूल ही जाओ। पर कोई नहीं, सोनालिका को अच्छे से पता था कि वो हर बार की तरह इस बार भी उसे मना ही लेगी। आखिर पुरानी दोस्ती जो थी, इतना तो उसे विश्वास था और हक भी। दोस्ती सिर्फ उन दोनों में ही नहीं थी, बल्कि दोनों के परिवारों में भी थी। एक दीवार का ही तो फर्क था दोनों घरों के बीच, उसे भी वक्त के साथ गिराकर दोनों घरों की छत को एक कर दिया गया था। सर्दियों की दोपहर, गर्मियों की शामें, तीज त्योहार और घर के छोटे मोटे खुशी के मौके दोनों परिवार एक साथ छत पर ही मनाते थे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि किसी एक किचन में कुछ खास बने और दूसरे परिवार को चखने को ना मिले। कोई भी खास मौका होता तो सोनालिका और सोमेश की बहन घर के काम संभालती और सोमेश और सोनालिका का भाई बाहर की जिम्मेदारियां उठाते। तो सोनालिका और सोमेश की आपस में बात हुई और प्लान करके दोनों एक साथ दशहरे की पंचमी के दिन अपने शहर पहुंचे। बाय चांस दोनों की ट्रेनों के पहुंचने के समय में भी सिर्फ आधे घंटे का ही फर्क था। सोमेश पहले पहुंच गया, वहीं रुककर सोनालिका का वेट किया और दोनों एक साथ घर चल दिए। ये दुर्गा जी के आगमन का दिन था। हर ओर बड़े बड़े पंडाल सज चुके थे, कदम कदम पर पूजा सामग्रियों की दुकानें सजी हुई थीं। यूं लगता था जैसे पूरा शहर माँ की चुनरी से लाल हो गया हो। कितनी भी चमक धमक हो बड़े शहरों में, कितने भी नए तरीकों से मनाए जाने लगे हो त्योहार, कितने भी नए दोस्त बन जाएं, पर अपना शहर, पुराने लोग और पारंपरिक तौर तरीके जिस तरह दिल में हलचल पैदा करते हैं, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सोमेश और सोनालिका भी पुरानी यादों में, पुरानी बातों में और पुरानी शरारतों में खो गए थे। रास्ते में न जाने कितनी बार टैक्सी को रोककर, कहीं कुछ नज़ारों में खोकर, कहीं कुछ खरीद कर, कहीं कुछ खा पी कर
और कहीं सेल्फी लेकर अपने पुराने खुशनुमा प्यार भरे पलों को दोबारा जी रहे थे। तभी दोनों के फोन एक साथ बजने लगे। सोनालिका का भाई उसे कॉल कर रहा था और सोमेश की बहन उसे। फोन उठाने पर दोनों ने एक ही बात बोली। मोबाइल पर तो ट्रेन का स्टेटस ये कह रहा है कि आप दोनों 2 घंटे पहले शहर में पधार चुके हैं। कृपया जल्दी से घर आ जाइए, हमने भी साथ घूमने के प्लान्स बनाए हुए हैं भाई। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर जोर से हंस पड़े। टैक्सी में बैठे और इस बार टैक्सी सीधा घर पर ही रुकी। दशहरा 2 मौसमों के मिलने का प्रतीक होता है। गर्मियों की तपिश दूर जा रही होती है और शामों में हल्की ठंडक की खुशबू समाने लगती है। ऐसी ही एक खूबसूरत शाम दोनों परिवार एक साथ छत पर बैठकर चाय पकौड़ी के साथ गपशप के मजे ले रहे थे। चाय सोमेश के घर से बनकर आई थी और पकौड़ियां सोनालिका ने बनाई थीं। वाह, मजा आ गया। सोना, बहुत मिस करता हूं मैं तुम्हारी पकौड़ियों को। इस पूरी दुनिया में सिर्फ सोमेश ही था जो सोनालिका को सोना कहकर बुलाता था। अच्छा, सिर्फ पकौड़ियां ही मिस करते हो, मुझे नहीं? सोमेश को सोना ने चुटकी काटते हुए कहा। तभी सोमेश के पापा बोले, अगर तुम लोग चाहो तो हम कोई ऐसी तरकीब निकाल सकते हैं कि ना तुम पकौड़ियों को मिस करो और ना एक दूसरे को। दोनों पापा की तरफ देखने लगे। तब सोनालिका की माँ ने कहा, हम लोग इंतजार कर रहे थे कि इस बार तुम लोग आओ तो हम इस बारे में बात करें। हम चाहते हैं तुम दोनों एक दूसरे से शादी के लिए हाँ कर दो। उनकी बात सुनकर सोमेश सोनालिका की तरफ देखने लगा और सोनालिका ने अपनी नजरें जमीन में गड़ा लीं। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर कहीं दूर से शाम की आरती की आवाजें आने लगीं। सोमेश की माँ ने कहा, आरती का वक्त हो गया है, अब चला जाए। तुम दोनों इस बारे में आराम से सोचकर हमें बता देना। सभा विसर्जित हो गई। सोमेश और सोमेश की सोना सबसे पीछे चल रहे थे। सोमेश ने उसे रुकने का इशारा किया, पर सोनालिका ने धीरे से सिर हिला के मना कर दिया और नीचे चली गई। सोमेश खुद में ही मुस्कुराने लगा। हर वक्त पटर पटर बोलने वाली और हर काम में आगे आगे कूदने वाली सोनालिका आज एक ही पल में कैसे शांत हो गई थी। हर रिश्ते का रंग कितना जुदा होता है ना, और यही उसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। अब देखता हूँ कैसे लड़ेगी मुझसे और कैसे मुझे फोन नहीं करेगी और मेरे मैसेजेस के छोटे छोटे जवाब देकर टालेगी। जरूरत ही नहीं पड़ेगी फोन कॉल्स और मैसेजेस की या साथ में छुट्टियां प्लान करने की। अब तो कुछ भी करके दोनों एक ही शहर में नौकरी करेंगे, एक साथ रहेंगे हमेशा। सोमेश चाहता तो हमेशा से था सोनालिका को, पर डरता था कि शादी की बात करने पर बात बिगड़ न जाए। मम्मी पापा या सोनालिका गलत भी तो समझ सकते थे, पर आज उसके बिना बोले ही उसके मन की मुराद पूरी हो गई थी। उसके मन में न जाने कितनी प्लानिंग्स एक साथ चलने लगी थी। सोमेश को तो हरी झंडी मिल गई थी। उसने कई बार सोना को फोन मिलाया, पर उसने नहीं उठाया। फिर उसने मैसेजेस की झड़ी लगा दी। कभी उसे कोई चुटकुला भेजकर हंसाने की कोशिश करता, तो कभी कोई चुलबुली सी बात लिखकर उसे छेड़ देता। पागलों की तरह बार बार मोबाइल खोलकर चेक करता रहता कि सोनालिका ने उसका मैसेज सीन किया कि नहीं। मैसेज सीन तो होते थे, पर उधर से कोई जवाब नहीं आता। सोमेश तो अपनी ही सपनों की दुनिया में खोया हुआ था। उसने मान लिया था कि उसकी सोना अचानक ऐसी बात होने से शर्मा गई है और इसीलिए छुई मुई सी छुपी हुई सी बैठी है। उसका दिल कुछ भी और सोच ही नहीं सकता था, और कोई भी तो नहीं था उसकी जिंदगी में। उसी के साथ छुट्टियां प्लान करती थी। जितने दिन वो दोनों एक साथ शहर में रहते, ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ ही गुजारते।
वो कब कहाँ है, क्या कर रही है, सुमेश को हमेशा पता होता था। भला वो इस शादी के लिए हाँ क्यों नहीं करेगी। उस दिन अष्टमी थी। सब लोग दुर्गा पूजा में शामिल होने जा रहे थे। दोनों परिवार जब तैयार होकर निकले तो सुमेश ने देखा सोनालिका साथ नहीं जा रही थी। क्या हुआ आंटी, सोनालिका नहीं चलेगी क्या? सुमेश ने सोनालिका की माँ से पूछा। बेटा वो कह रही है कि आज उसका व्रत था ना, तो उसे कुछ वीकनेस सी लग रही थी, वो आराम कर रही है, नहीं चलेगी। सब लोग गाड़ी में बैठ चुके थे। सुमेश बोला, आप लोग 2 मिनट रुकिए, मैं सोनालिका से मिलकर आता हूँ, और भागकर उसके पास चला गया। सोना, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? हाँ, बस थोड़ी सी थकान लग रही थी। सोनालिका बिस्तर पर बैठी थी और उसकी नजरें झुकी हुई थीं। सुमेश बोला, सोना, ऐसे शर्माने से काम नहीं चलेगा। हमारे घर वाले हमारी हाँ का इंतजार कर रहे हैं। हमें वापस जाने से पहले उनको जवाब देना है। सोनालिका बोली, कल शाम को 7 बजे छत पर मिलना। अभी जाओ, सब बाहर वेट कर रहे हैं। सोमेश उठा, उसके सिर पर हाथ फेरा और चला गया। अगले दिन की शाम के इंतजार में सोनालिका के तय किए हुए समय पर यानी शाम को ठीक 7 बजे सुमेश छत पर उससे मिलने पहुंचा। सोना, क्या बात है, साफ साफ बताओ। मुझे तो लग रहा था कि तुम भी शादी की बात से बहुत खुश होगी, पर अब तुम्हारी ये खामोशी मुझे परेशान कर रही है। सोनालिका की आंखें आंसुओं को और नहीं थाम पाईं और वो छलक कर नीचे गिर पड़े। सुमेश, मैं अपने कुलीग से प्यार करती थी। उस दिन जब छत पर हमारी शादी की बात हुई तो मैंने सोचा कि मैं उसे बताऊंगी और बोलूंगी कि वो यहाँ आकर हमारी शादी की बात करे। सोना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी खुशी किसी और के साथ है तो तुम्हारे लिए मैं घर वालों से बात करूंगा। तुम उसे बुला लो और बिल्कुल मत डरो। सोमेश, मैंने उससे जब ये बात कही तब से वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। उसका नंबर बताओ। सुमेश ने अपने फोन से उसका नंबर डायल किया। फोन रिसीव हुआ। हेलो, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? उधर से आवाज आई, कौन? मैं सोनालिका के घर से बोल रहा हूँ। फोन काटकर नंबर ब्लॉक कर दिया गया। सोमेश बोला, तुम बहुत सीधी हो सोना, अब उसके बारे में सोचना छोड़ दो। सोनालिका बोली, उसे तो मैं समझ चुकी हूँ सोमेश, पर मैं तुम्हें बिना बताए सेकंड ऑप्शन की तरह हाँ करके तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। तुम घर वालों से शादी के लिए मना कर दो। सुमेश उसकी आंखों में देखते हुए उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोला, रिश्तों के लिए तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हें मेरे दिल के और करीब ला दिया है। तुम चाहती तो चुपचाप शादी के लिए हाँ कर सकती थी और मैं कभी भी ये सब कुछ नहीं जान पाता। अब तो मैं तुम्हें पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगा हूं। प्लीज शादी के लिए हाँ कर दो। सुमेश की सोना उसके गले लग गई और मन हल्का होने तक जी भर के रोई। अगले दिन दशमी थी। दोनों परिवार तैयार होकर दुर्गा माँ के विसर्जन में जाने के लिए इकट्ठा हुए। सोमेश सबके सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, आज के इस शुभ दिन में एक और खुशखबरी सुनिए। हम दोनों शादी के लिए तैयार हैं। सबके चेहरे खिल गए। दोनों परिवारों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। दुर्गा माँ के विसर्जन की तैयारी हो रही थी और देवी माँ सुमेश और सोनालिका को खुशहाल जीवन का आशीर्वाद देकर जा रही थी। सोनालिका को प्यार की परिभाषा समझ आ गई थी।